वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पे ब्रेक से जाने से पहले रोका था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सैयद बात सलाम। कर रहा हूँ। अभी आपने एक क्वेश्चन का आंसर किया जिसमें टीयर 2 में स्पॉन्सर के बारे ठीक में है। किसी ने पूछा था। ठीक है, मैंने ये पूछना है फर्दर उसमें कि बिल्कुल वो पूछें। ऐसे एम्प्लॉय को स्पॉन्सर कर रहा है जो कि स्विच कर रहा है पीएसडब्ल्यू से। ठीक है। तो उसमें तो वो लिमिट वगैरह का कुछ नहीं होता, ठीक है। सिर्फ वो स्पॉन्सर होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन उसमें सिर्फ ये है कि पीएसडब्ल्यू से जो स्विच कर रहा है, ठीक तो है। अगर एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को जब स्पॉन्सर करेगा तो उस केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय की कोई मिनिमम लिमिट है या नहीं है? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो कोई बंदा पोस्ट स्टडी वर्क से स्विच करता है तो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उसको 30 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो इसमें यह होता है कि अगर तो देखें बंदा कोई पोस्ट स्टडी वर्क से एम्प्लॉय स्विच करता है तो होम ऑफिस को एम्प्लॉयर को भेजना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ती है। तो ये नहीं होता कि वो अनलिमिटेड दे देते हैं, वो डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस कंसीडर करते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहा है, कितने अरसे से काम कर रहा है, तो उसके बाद एक एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू कर सकते हैं। तो होम ऑफिस के ऊपर होता है। वो बाज़ केसेस में मैंने देखा है कि एम्प्लॉयर के पास लाइसेंस भी होता है मगर उनको परमिशन नहीं देते कि वो कोई सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू करें। तो डिपेंड करता है उसमें, तो होम ऑफिस कॉन्टैक्ट करता रहता है एम्प्लॉयर को। तो डिपेंड करता है अभी कौन सा बंदा पोस्ट स्टडी वर्क से स्विच करता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, एज कितनी है, जो काम एम्प्लॉयर के पास करता है वो कौन सा करता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम इब्रार है। मैंने ये कंफर्म करना है कि जो स्पाउस वीज़ा होता है ठीक है। 2 साल का मैरिज के बाद, इसमें आप कितना अरसा आउट ऑफ कंट्री रह सकते हैं, पर ईयर आप कितना अरसा रह सकते हैं? ठीक है, सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर कार्ड। इसमें यह होता है कि आपको 90 डेज एडवाइजेबल होता है कि 90 डेज एक साल से ज़्यादा ना रहें। हाउएवर जब आप 3 साल के बाद नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं उस वक्त आपको बताना पड़ता है कि थ्रू आउट द लास्ट 3 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ आप 270 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं रहे। तो आप इस तरह अपना करें कि 90 डेज एक साल से में ज़्यादा बाहर ना रहें, तो मुझे पूरा यकीन है सेटलमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाज़रीन, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं स्टूडेंट हूँ। असल मैंने जब अप्लाई किया था 2010 में, जब मेरा वीज़ा ख़त्म था, ठीक है। तो कॉलेज की गलती की वजह से ना मुझ पे डिसएप्शन लग गया था। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक ओरल हियरिंग की थी जिसमें मेरे फेवर में नहीं हुआ मसला। ठीक है। फिर मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने की कोशिश की, तो उसको अप्लाई किया था सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल के लिए ठीक है। दिसंबर 16 को। तो अभी इनका जवाब आया है कि इमिग्रेशन कंट्रोल के अंदर जो लोग आते हैं उनका हम डॉक्यूमेंट्स ऑफिस नहीं करें, लेटर लिखा है उन्होंने, ठीक आके है। कलेक्ट करें। और इस पे मुझ पे जब डिसेप्शन लगा है तो 10 इयर्स का बैन लगा था। तो अभी तो इसका क्या प्रोसेस है शादी का ना, कि ठीक अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर यहाँ रह के शादी करें या बैक इंडिया जाके वो स्पॉन्सर लेटर करके शादी करें, कौन सा बेहतर होगा? ठीक है, मेरी थैंक यू। गर्लफ्रेंड यूरोपियन है। और ये डेजिग्नेटेड रजिस्टर क्या होता है? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो आपका लास्ट ईयर केस रिफ्यूज़ हो गया था, मुआवजे डिसेप्शन की बेसिस पे रिफ्यूज़ किया था कि आपने कोई फाल्स डॉक्यूमेंट जमा कराया और अपील भी आपकी डिसमिस हो गई, तो अपील के बाद आप ओवर स्टे कंसीडर हो गए। हाउएवर फिर आपने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है, तो ये जो स्कीम थी ये लास्ट 9 मई को ख़त्म हो गई थी। अब आपको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल की नहीं ज़रूरत। अभी आप सीधा रजिस्ट्रार के पास जाके शादी रजिस्टर करा सकते हैं। चूँकि अभी आप ओवर स्टे रहे हैं तो इसमें बेहतर होगा आप किसी अच्छे से वकील के पास चले जाएँ, सॉलिसिटर के पास चले जाएँ, उनको अपने सर्कमस्टांस बताएं कि आपकी वाइफ की कौन सी नेशनैलिटी है, अगर वो यूरोप से हैं तो वो किस कंट्री से हैं, यहाँ पे इधर अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं या नहीं कर रही। तो फिर सॉलिसिटर आपको एडवाइस करेगा कि अभी बेहतर ऑप्शन क्या है, इधर तो आप कोई केस डाल के फिर शादी रजिस्टर कराएं या फिर आप सीधा शादी रजिस्ट्रार के पास जाके शादी रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना था। पूछें। हेलो। जी पूछें, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, मैंने ये पूछना था। मैं 2009 के अंदर मैं रिलीजियस माइग्रेट वीजे के साथ आया था ठीक है। और 1 साल का मेरे को वीज़ा मिला था। ठीक है। इसके बाद 6 महीने के बाद मैंने मेरी फैमिली को डिपेंडेंट के लिए बुलाया था, वो भी आ गई। ठीक है। फिर 1 साल बाद मैंने वापस से इसको एक्सटेंशन कराया ठीक है। और अभी 2011 जुलाई के अंदर मेरा वीज़ा खत्म होने वाला है, ठीक है। ईयर 5 का। ठीक है। और रिलीजियस माइग्रेंट वीज़ा है। ठीक क्या है। एक्सटेंशन हो सकता है मेरा?
ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। इसमें जो कहा, अगर तो आप अभी टियर 2 रिलीजियस माइग्रेंट में हैं तो इसमें बेहतर होगा कि अभी आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले जाएं, उनको बताएं कि आइदर तो आप अभी जो अपना एम्प्लॉयर है जिसने आपको स्पॉन्सर किया था उसके लिए अभी भी काम करते हैं कि नहीं करते। अगर तो करते हैं तो उनके पास होम ऑफिस की तरफ से लाइसेंस है, वो फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपका ले सकते हैं, तो वो फिर आपको बताएंगे कि अभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं करते। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा लास्ट ईयर जो है ना मैंने अप्लाई किया था। किसके लिए अप्लाई किया था? मैंने लास्ट ईयर जो है ना ये अप्लाई किया था इंडेफिनेट के लिए ना। ठीक है, तो मेरी इंडेफिनेट हो गई थी, लेकिन इंडेफिनेट के लिए जो मैंने पासपोर्ट भेजा था जिस पे इंडेफिनेट हुई है, ठीक है, मेरा पहला पासपोर्ट गुम गया था ना, तो फिर मैंने ये दूसरा पासपोर्ट नया बनवा के भेजा था, उसमें मेरी इंडेफिनेट हुई है। ठीक है, अब मैंने जो है ना वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है ना, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस पासपोर्ट को 3 साल गुजरने चाहिए या फिर मैं अभी कर सकती हूँ। ठीक मैं है। ये जानना चाहती हूँ ना। नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर योर कॉल। बिल्कुल अभी आप कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई। पहली बात, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नेशनैलिटी का पुर करेंगी तो वहाँ पे होम ऑफिस आपसे पूछेगा कि आप कब आई थी, आपकी डेट ऑफ अराइवल क्या थी, तो वहाँ से आपके 3 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो जिस तरह आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बिल्कुल आप कर सकती हैं, मुझे पूरा यकीन है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, मैंने एक सवाल पूछना था। पूछें। मैंने रिसेंटली क्योंकि मैं पीएचडब्ल्यू पर था, ठीक मैंने है। यहाँ से एमबीए किया हुआ था, ठीक है, मास्टर्स भी यहीं से मैंने किया था, बीबीए। ठीक है, तो मैं 28 मार्च 2011 को मैंने एचएसएमपी के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ एक बंदे थे और उसने मुझे कागजात मतलब वो जॉब ऑफर की, तो ठीक उस वजह से मैंने वो एक्सेप्ट कर ली थी। फिर ठीक है। तो उन्होंने, मैंने एक लॉयर के थ्रू भेजा हुआ है ये एचएसएमपी के लिए, मगर अभी तक उसका वो फिंगरप्रिंट दे चुका हूँ मैं, उसके सब कुछ दे चुका हूँ, बायोमेट्रिक, मगर अभी तक कोई जवाब ही नहीं है। मतलब लोगों के पासपोर्ट वापस भी आ गए, बहुत टाइम हो गया। ठीक तो है। मुझे स्टेप क्या उठाना चाहिए, क्योंकि लॉयर तो कह रहा है कि 13 वीक्स के बाद ही हम कुछ इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में आप बता देते हैं, मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए और आपने अप्लाई कर रखा है तो नॉर्मली इतना ज़्यादा डिले नहीं लगता। आपने तो मार्च में अप्लाई किया था, अभी जुलाई आ गया है, तो होम ऑफिस को आप बिल्कुल फ़ोन करके चेक कर सकते हैं। वन सेकंड थिंग, आप उनको रिमाइंडर लिख के बता सकते हैं कि मुझे बताएं कि इतना डिले क्यों है, किस बेसिस पे डिले है, आइदर तो वो कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या क्या प्रॉब्लम। तो बिल्कुल आप अपने वकील से कहेंगे होम ऑफिस को रिमाइंडर लिखिए, तो होम ऑफिस फिर आपको बताएगा कि कब है आपका एक्सपेक्टेड, कब तक वो आपके केस के ऊपर डिसीजन करेंगे। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल साहब ठीक हो? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा आदिल साहब, पता है मेरा एक कज़न है बेसिकली, तो वो ना यहाँ पे ओवर स्टेयर है। ठीक है, काफ़ी टाइम से रह रहा है, उसको यहाँ पे कोई 10 साल हो गए हैं। ठीक ठीक है, है, ओवर स्टेयर है। ठीक है, पिछले 3 साल से वो एक लड़की के साथ रहता है जो यूरोपियन है। ठीक है, ठीक है, और क्या कहते हैं, उनका सीरियस रिलेशनशिप है, दोनों एक घर में रह रहे हैं, यूरोपियन है लड़की। ठीक है, वो शादी करना चाहता है पर वो ओवर स्टेयर है, तो उसका क्या नतीजा क्या है? तो मैंने सुना आजकल आप रजिस्ट्रार के पास मैरिज भी अगर बुक कराएं तो इमिग्रेशन वाले आपको 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले वहाँ से उठा लेते हैं अगर आप ओवर स्टेयर हो। तो इसका हल क्या है, तो बताएंगे जरा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। जिस तरह आपके दोस्त को यहाँ पे 10 इयर्स हो गए हैं और उनका रिलेशनशिप चल रहा है किसी यूरोपियन के साथ, तो बिल्कुल वो उनका पहले स्टेप ये चाहिए किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले, उनको बताएंगे वो किस वीज़े के ऊपर आए थे, किस बेसिस के ऊपर उन्होंने ओवर स्टे किया, कौन सा रिलेशनशिप इनका चल रहा है लास्ट 3 ईयर से। तो इसमें यह होता है कि शादी अगर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वाकई चांसेस अच्छे होते हैं कि वहाँ पर वो इमिग्रेशन वालों को कॉल कर दे अगर तो बंदा या एप्लीकेंट ओवर स्टेयर है। तो इसमें हो सकता है वो पहले कोई केस डाल के रखें, जब होम ऑफिस से चिट्ठी आ जाए कि उनका केस मिल गया, उसके बाद वो रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार पूछे तो उनको बता सकते हैं कि उनका ऑलरेडी केस होम ऑफिस में डला हुआ है। तो इनके लिए बेहतर मशवरा यही होगा कि किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले जो उनका मैटर A to Z डील कर लेगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने पूछना है कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ ठीक है, और पाकिस्तान से मैंने दूसरी शादी करनी है, मैं डिवोर्स हूँ। ठीक है, तो मेरा एक बच्चा है, तो मैं उसका चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले रही हूँ, ठीक तो है, काम के लिए भी वर्किंग टैक्स क्रेडिट भी ले रही हूँ। ठीक है। तो मैंने पूछना था कि कोई फर्क तो नहीं पड़ता मेरे एप्लीकेशन पर स्पाउस वीजे पर कि चाइल्ड वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट क्यों ले रही हैं? ठीक है,
थैंक यू फॉर योर कॉल। नहीं, अगर तो आपकी शादी हो चुकी है और अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाहती है तो मस्ट होगा कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आप उनको यहाँ पे अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। अगर तो अभी अगर पे वर्क टैक्स क्रेडिट ले रही हैं तो वो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर ही आपका केस सक्सेसफुल होगा। तो बेहतर होगा कि आपकी अगर शादी हो गई है तो आप वर्किंग टैक्स क्रेडिट लेना आप छोड़ दें और काम करना शुरू करें। जब आप 6 महीना या 4-5 मंथ्स काम करें, जब आपके पास एविडेंस हो कि आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है, अब अगर आपके हस्बैंड यहाँ पे आते हैं तो आप उनको और ख़ुद अपने आप को अकोमोडेट और मेंटेन करेंगे विदाउट पब्लिक फंड्स, तो उसके बाद वो केस रख सकते हैं। तो फिर कोई केस रिफ्यूज़ होने के चांसेस नहीं होते। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। जी, मुझे क्वेश्चन करना था ILR के मुतालिक। मैंने लॉन्ग रेजिडेंसी की बेसिस पे जो है अप्लाई करना है 10 इयर्स के। ठीक है। मैं जुलाई 23 2001 में आया था UK विजिटर वीज़ा पे। ठीक है। मैं 22 डेज रह के जो है ना अगस्त की 25 अगस्त में वापस गया था और फिर 16 सितंबर 2001 में सेम ईयर पे विद इन 22 डेज में वापस स्टूडेंट वीज़ा पे आया था। ठीक है। फिर मैं स्टूडेंट वीज़ा पे रहा हूँ 4-5 इयर्स। उसके बाद जो है वर्क परमिट देन Tier 1। ठीक और है। अभी मेरा जो वीज़ा जो है वो वैलिड है मई 2012 तक। ठीक है। क्वेश्चन ये है मेरा कि मैंने चेक किया था तो वो कह रहे हैं कि इट डजंट वेरी मैटर कि आप कौन से वीज़ा पे आए हैं, एज ठीक लॉन्ग है। एज लॉफुल रेजिडेंस है तो ठीक है। आपका विजिट वीज़ा भी काउंट होगा। ठीक तो है। मुझे क्वेश्चन ये है कि जो है मैं अर्लीस्ट कब अप्लाई कर सकता हूँ, वो विजिट वीज़ा वाला पीरियड काउंट होगा या नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा ये पूछना कि मैंने 6 मंथ की सिकॉन्डमेंट में गया था बाहर, जिसका मेरे पास प्रूफ है, सारा कुछ है। तो वो जो है वो पीरियड जो है उस काउंट कर लेंगे वो उसमें या नहीं करेंगे। ठीक है। और जो है टोटल वो कहते हैं 18 मंथ्स जो है आप 10 इयर्स में बाहर मैक्सिमम रहें, तो वो 18 मंथ्स में जो शॉर्ट स्टेज हैं तो वो एग्जाम्शन में आते हैं या वो उसको भी वो काउंट करते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर योर कॉल। जहाँ तक आपके पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो पहले तो अगर आप विजिटर आए थे और आप वापस गए और वापस आपने एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया और एज अ स्टूडेंट एज अ एंट्री क्लियरेंस आए स्टूडेंट के वीज़े के ऊपर, तब फिर आपके जो 10 इयर्स का पीरियड होगा जिस डे आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अराइव हुए वहाँ से स्टार्ट होता है। और जहाँ तक आपके सेकंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो इसमें आपके लिए जहाँ तक आपके सेकंड क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो इसमें यह होगा कि अब बिल्कुल आपका इसमें होता है कि 18 मंथ्स तक रह सकते हैं। तो कंटिन्यूसली आपको ये शो करना पड़ता है कि थ्रू आउट द लास्ट 10 इयर्स आप यहीं पे सेटल हैं, आपकी लाइफ यहीं पे इस्टेब्लिश है। तो फिर आप बिल्कुल 10 इयर्स के बाद केस रख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास पहले PSW वीज़ा था। ठीक है। तो मैंने अपने 2 बच्चों का वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, अंडर 18 है दोनों। ठीक है। तो उसके बाद उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उन्होंने ये कहा था कि आपके जो हस्बैंड है वो भी साथ अप्लाई करें। ठीक है। तो फिर मेरी हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गई थी, तो उसके बाद मैंने वहाँ पर एक और अपने कज़न है उनके साथ सेकंड मैरिज कर ली है। ठीक है। तो अभी मुझे पूछना ये है कि अभी मेरे पास HSMP है, तो मैं अगर अपने बच्चों का दोबारा से अप्लाई करूं तो वहाँ से मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर कितना आपको अकोमोडेशन शो करना पड़ेगा? प्लीज काइंडली जरा डिटेल में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर कॉल। जिस तरह आपने मुझे बताया आप HSMP के ऊपर हैं, तो आपके बच्चे किसी टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जब वो केस रखेंगे तो होम ऑफिस उनसे पूछेगा कि उनके फादर कौन है, वो किधर रह रहे हैं, आइदर चिल्ड्रन की कस्टडी किसके पास है, आइदर आपके पास है या आपके एक्स हस्बैंड के पास है। वन थिंग। सेकंड थिंग, आप उनको एज अ डिपेंडेंट बनाना चाह रही हैं एज अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम, तो उनको 533 फॉर द लास्ट 9 मंथ्स दिखाने पड़ेंगे बैंक अकाउंट में। आइदर आपके बैंक अकाउंट में हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद वो केस रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। यस। हेलो वकील साहब, मैंने आपसे पूछना था कि मैं ना 2008 में जहाँ आई थी, तो अब मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है अपनी। ठीक है। तो नेशनलिटी के लिए कोई लॉ चेंज है या नहीं? ठीक है। थैंक यू फॉर कॉल। अगर तो आप 2008 में आना स्पाउस वीज़ा आई थी तो 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आप बिल्कुल कर सकती हैं। 3 साल की जब आपकी रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाए तो मुझे पूरा यकीन है आपकी नेशनलिटी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आप किस बेसिस के ऊपर आई थी। स्पाउस वीज़ा के लिए 3 साल आपने अगर कंप्लीट कर दिए होंगे तो फिर आपकी नेशनलिटी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा जो कि आपने सेटलमेंट के बाद पास कर दिया होगा, तो वो इस वक्त भी चलेगा। थैंक यू फॉर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाहिद है जी, मैं ग्लासगो से बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब। पूछना ये था कि मैं 2009 को यहाँ पे आया था सेटलमेंट वीज़े पे। ठीक है।
एक तो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि जी शायद आपको 2 साल बाद दोबारा वो वीजा दे दें ठीक है और शायद वो आपको इंडेफिनेट भी दे दे। ठीक है मैंने एक तो ये क्लियर करना था, मेरा 2 साल का वीजा लगा हुआ था, ठीक अब है मुझे होने वाले हैं तकरीबन अक्टूबर महीने मैंने अप्लाई करना है। ठीक है दूसरा ये पूछना था कि आईसोल और लाइफ इन यूके दोनों में से मैं कौन सा कर सकता हूँ? ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आईसोल भी कर सकते हैं, कुछ लोग आप कह रहे थे कि जी लाइफ इन यूके भी कर सकते हैं। ठीक है थैंक यू हाँ, यही मेरे सवाल थे वजह। नो थैंक यू फॉर योर कॉल। जहाँ तक आपके पहले क्वेश्चन का ताल्लुक है, अगर तो आपकी शादी सबसाइडिंग है और आपका और आपकी वाइफ का उसी तरह रिलेशनशिप है और आप दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रहना चाहते हैं, तो बिल्कुल आफ्टर 24 मंथ्स आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने की नहीं ज़रूरत होगी। जहाँ तक आपके दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ऑप्शन होती है ई साल की क्वालिफिकेशन, दूसरी ऑप्शन होती है लाइफ इन द यूके टेस्ट। आप वहाँ पे किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएं, उनको बताएं कि आपने आपकी इंग्लिश लेवल एक्सेस करें। अगर तो आपकी ई साल एंट्री लेवल 3 से कम है इंग्लिश स्किल्स, तो आपके लिए बेहतर होगा आप ई साल की क्वालिफिकेशन करें। हावेवर अगर तो आपकी जो इंग्लिश स्किल्स हैं वो ई साल लेवल 3 से अबव हैं, तो आप लाइफ इन द यूके टेस्ट कर सकते हैं। तो आप बेहतर कीजिए किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएं, वो आपकी इंग्लिश लेवल एसेस करेंगे कि आपकी स्किल्स किस किस्म की हैं, उसके बाद बताएंगे कि बेहतर आपके लिए आइदर लाइफ इन द यूके टेस्ट है या ई साल, दोनों में से एक कर लें तो बिल्कुल एक चल जाएगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। नाजरीन ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं कौन है लाइन पे। जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि मैं ना मैंने 2006 विच में आई थी ना। ठीक है टूरिस्ट वीज़े पे। ठीक है उसके बाद मैं वापस नहीं गई है ना। ठीक है ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਨਾ। ठीक है तो ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ रजिस्टर कराया या वैसे विवाह किया है? नहीं ठीक है नहीं करवाया। तो मेरी अब 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ। ठीक है ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਲੀਗਲ ਆ। ठीक है ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ठीक है थैंक यू फॉर योर कॉल। आपकी बेटी भी यहाँ पे बॉर्न हो गई, आपकी जो हस्बैंड है वो भी हैं, तो बेहतर होगा आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले। मेरी अपनी ओपिनियन है आप ह्यूमन राइट की बेसिस पे केस डाल सकती है, तो बेहतर होगा किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले जाएं, उनको अपने सरकमस्टेंसेस बताएं कि आपकी बेटी कब बॉर्न हुई है, कितने अरसा उसको हो गया और कब से आपका रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड जो थे वो कब आए थे, उनकी कितनी रेजिडेंसी हो गई है, तो आप ह्यूमन राइट की बेसिस के ऊपर केस डाल सकती हैं। मगर बेहतर होगा आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास चले, वो इसमें आपको एडवाइस फर्दर करेंगे। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब मैंने ब्रिटिश लड़की के साथ शादी किया है। ठीक है ब्रिटिश लड़की के साथ मैंने शादी किया और मैंने अप्लाई किया था वीजे के खातिर। उन्होंने मेरा आपकी आवाज़ आ रही है। जी फरमाए। और उसने दोबारा मुझे रिफ्यूज किया। उन्होंने कहता है तुम पीछे जाओ, तुम्हें लड़की वापस लाएगा। ठीक है और मुझे अफगानिस्तान नहीं जाना है, मेरे लिए खतरा है। फिर उन्होंने कहा कि लड़की इधर काम करे, उधर से तुम्हें वापस बुलाए। तो फिर दोबारा मैंने फिर अप्लाई किया कि मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया। 2 बार उन्होंने मुझे रिफ्यूज किया है। ठीक तो है प्लीज इसके बारे में आप कुछ बता रहे कि कुछ और रास्ता है इसके लिए? ठीक है थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर तो आपने 2 दफ़ा अप्लाई किया, दूसरी मरतबा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, हम ने 1 दफ़ा रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उसमें था कि आप उस मैटर को हाई कोर्ट में लेके जा सकते थे। अभी जिस तरह आपका रिसेंटली रिफ्यूज़ल हुआ है, तो बिल्कुल आप इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएं, हाई कोर्ट में लेके जाएं। हाई कोर्ट में अपने सरकमस्टांसेस बताएं कि किस वजह से आप वापस नहीं जा रहे, कितनी आपकी रेजिडेंसी हो गई है, आपके कौन से सरकमस्टांसेस के वाइफ आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकती, तो बिल्कुल आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो फिर कोर्ट आपका मैटर देखेगा। तो बेहतर होगा कि आप जो रिसेंट रिफ्यूज़ल आया है वो किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास लेके चले जाएँ, उनसे पूछेंगे कितने चांसेस होंगे अगर तो ये मैटर हाई कोर्ट में बाय द वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू लेके जाऊं। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें जी, मैं PSW वीज़े पर हूँ और वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो रहा है जून में। ठीक है तो उसके बाद बताएं मैं क्या चांसेस है एक्सटेंड करने के? ठीक है
यही मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर योर कॉल। आप पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर हैं तो वो नॉर्मली 2 साल का होता है। 2 साल के बाद आप उसकी एक्सटेंशन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। आपके लिए ऑप्शन होगी आप किसी और कैटेगरी के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर, आप कौन सा काम करते हैं। जो आप काम करते हैं एम्प्लॉयर के पास कौन सा किस किस्म का काम है, आइदर एम्प्लॉयर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, आइदर आप अपना बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस नेक्स्ट ईयर क्या होंगे। तो बेहतर होगा जब आपका वीज़ा ख़त्म होने लगे किसी अच्छे से सॉलिसिटर से जाके मिले, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं तो वो आपको उस वक्त एडवाइस करेंगे आइदर कोई और कैटेगरी है जिसके अंदर अभी आप केस रख सकते होंगे या नहीं होंगे। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैं मरबीगम से बात कर रहा हूँ। मैं 2001 में आया था यहाँ पे। ठीक है। एज ए स्टूडेंट। उसके बाद मैं वर्क परमिट पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है। फिर मेरा वर्क परमिट कैंसिल हो गया था तो फिर मैं ओवरस्टे हो गया। ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 11 साल हो गए। ठीक है। और मैंने ह्यूमन राइट्स की बेस पे अप्लाई किया था। ठीक है। तो उन लोगों ने मुझे रिफ्यूज कर दिया है और क्या कहते हैं मुझे कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया है। ठीक है। तो मेरे लिए ऑप्शन उन्होंने खाली वो मुझे सॉलिसिटर से मिला था, कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता है। तो मतलब अब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, कुछ हो सकता है? ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लोग मुझे उठा के जबरदस्ती भेज देंगे? मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 11 ईयर्स हो गए। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जिस तरह आप ओवरस्टे हो गए थे और आपने ह्यूमन राइट की बेसिस पे केस रखा, वो रिफ्यूज़ हो गया, तो बिल्कुल उसको आप हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। अगर तो आप हाई कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे तो नॉर्मली होम ऑफिस ने ऑलरेडी रिफ्यूज़ल के अंदर आपको टाइम मेंशन कर दिया है, 28 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये कंट्री छोड़ना पड़ता है। तो अगर तो आप नहीं छोड़ते ना या इसको हाई कोर्ट में लेके जाते हैं तो आपको कोई रोकता है या नेक्स्ट इमिग्रेशन वाले पकड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको डिटेन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो बेहतर होगा किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास चले जाएँ, उनको अपना रिफ्यूज़ल नोटिस बताएं कि किस बेसिस पे ऑफिस नहीं सेटिस्फाई किया, आपने अपनी लाइफ थ्रू आउट द लास्ट 11 ईयर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश की है। तो उनसे फिर पूछें कि हाई कोर्ट में जाएंगे तो कितने मेरिट्स होंगे। तो ये आपके सारे सर्कमस्टांसेस के बाद पता चल गया, आइदर आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, अगर हुई है तो आपके कोई बच्चा है कि नहीं है, आपकी रेजिडेंसी कितनी है। तो इसमें बेहतर ऑप्शन है किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास चले जाएँ। थैंक यू फॉर योर कॉल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि मैंने अभी इंडेफिनेट अप्लाई करना है अगस्त में। ठीक है। तो मेरा जो ना रोड का ऑफेंस हुआ था, मेरी वैन पकड़ी गई थी ओवरलोड में, तो उसमें मुझे उसने 620 और 3 पॉइंट दिए मेरे लाइसेंस पे। ठीक है। तो ये आया कि ये ऑफेंस मेरे इंडेफिनेट में कुछ प्रॉब्लम करेगा या कि मतलब कोई मसला नहीं है इसका? ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अभी ये अप्रैल से कानून चेंज हो गया था, तो अभी जो भी बंदा सेटलमेंट के लिए अप्लाई करे तो मस्ट होकर उसको शो कराना पड़ता है कि इधर उसकी कोई स्पेंड कन्विक्शन है कि नहीं है। तो जहाँ तक आपको फ़ाइन हुआ है तो बिल्कुल आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कन्विक्शन नहीं हुई तो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जब आप किस नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे 1 साल बाद तो उसमें शायद कोई प्रॉब्लम आ सके। तो बेहतर होगा आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी अच्छे से सॉलिसिटर के पास लेके चले जाएं, वो आपको फिर बता देंगे कि इधर अभी आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें या एक्सटेंशन के लिए। नाजरीन, यहीं तक था आज का साथ, यहीं तक था आज का शो। जितनी ज़्यादा कॉज ले सका था अली, फिर भी अगर किसी की कॉल नहीं मिल सकी तो बिल्कुल अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। रब रखा।